हमारी खास पेशकश आधी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। 11 साल की छोटी सी उम्र में जब बच्चे अपने से जुड़े हर रिश्ते को सच्चा मानते हैं क्योंकि उनका मन सच्चा होता है, लेकिन इसी छोटी उम्र में पश्चिम बंगाल की एक मासूम को एक बार नहीं बल्कि तीन बार बेचा गया। वो भी किसी बाहरी शख्स ने नहीं बल्कि अपने ही रिश्तेदार ने ये करतूत को अंजाम दिया। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि वो मासूम थी। वो कहां जा रही है, क्यों जा रही है और कब अपने घर लौटेगी, इन तमाम सवालों के जवाब वो ढूंढ रही थी, लेकिन खुद को अकेला पाते हुए यही नहीं समझ में आ रहा था करें तो करें क्या। जो सवाल इसके बाद उठ रहे हैं वो यही उठ रहे हैं कि क्यों और कब तक होती रहेगी नाबालिग बच्चियों की तस्करी, कैसे तस्करी के इस तंत्र पर लगेगा लगाम, कब तक मासूम होते रहेंगे यूं ही शिकार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक मासूम की खरीद फरोख्त का ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। पीड़ित बच्ची पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी की रहने वाली है जिसे एक दो बार नहीं बल्कि तीन बार बेचा गया। एक मासूम जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उसे दुनियादारी समझा दी। महज 11 साल की उम्र में उसे बेच दिया गया, वो भी एक बार नहीं बल्कि तीन बार। ये दर्द भरी दास्तान है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की रहने वाली एक मासूम की, जिसे पहले उसके मुंह बोले मामा ने दिल्ली लाकर बेचा, फिर दिल्ली में उसका दोबारा सौदा हुआ और तीसरी बार उसे चंडीगढ़ के खरीदार के हाथों फिर बेचा गया। लेकिन किस्मत उसे रायपुर तक ले आई। चंडीगढ़ के खरीदार ने उसे अपने रायपुर के रिश्तेदार को सौंप दिया, लेकिन रायपुर के जिस साहनी दंपत्ति के घर वो पहुंची, उन्होंने उसे घरेलू काम तो लिए, साथ ही प्रताड़नाएं भी दी और एक दिन वो मासूम घर से भाग निकली। कथित मामा द्वारा ये बच्ची अपने ये बहन जो मुंह बोली बहन थी उनके वहां से उस बच्ची को उन्होंने लिया घुमाने के बहाने। ये रायपुर के डॉक्टर साहनी जो की है उनके किसी पहचान या परिचित व्यक्ति ने दिल्ली से उस बच्ची को खरीदा 25,000 रुपए में। फिर वो उसे लेकर यहाँ रायपुर आया और रायपुर में डॉक्टर साहनी को उसने वो बच्ची सौंप दी। अब बच्ची पुलिस तक पहुंचने में कामयाब हो चुकी थी, जिसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन बच्ची ने जो आप बीती सुनाई उसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। तो एजेंट लोग थे ना, तो वो लोग मेरे को दिल्ली लेके गए थे वापस। फिर वहाँ से ना जो लोग थे ना वो लोग मेरे को ना चंडीगढ़ लेके गए। फिर चंडीगढ़ से ना मेरे को रायपुर लेके आए। मेरे को बर्तन धुलाते थे, कपड़ा धुलाते थे और घर वर सफाई करने के लिए बोलते थे। मेरे को ना जब नहीं करती थी तो मेरे को मारते थे। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि बाल सुधार गृह के बार कहने पर भी रायपुर के आवानाका थाने ने इस केस में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। आलम ये था कि जब अधिकारियों से इस मामले में जानने की कोशिश की गई तो वो फाइल ढूंढने में मशगूल हो गए। थाना माना केंद्र से एक शिकायत आया था अपराध कायम करने के संबंध में, माने मानव तस्करी नाबालिग लड़की के संबंध में आया था। वो शिकायत पर से निरीक्षक जो है मैडम दिग्गा जी FIR लिए धारा 370 के तहत। हालांकि अब मासूम बाल सुधार गृह में है, लेकिन अफसोस कि इस मामले में अब तक पुलिस की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। अब सवाल ये है कि क्या बच्चों से ज्यादती होती रहेगी और प्रशासन यूं ही मौन बना रहेगा। कन्हैया शुक्ला, जी मीडिया, रायपुर। तो वाकई आप भी हैरान हो गए होंगे, 11 साल की मासूम, लेकिन क्या कुछ उसके साथ हो रहा था शायद उसे नहीं पता था। जिस मुंह बोले मामा पर उसे पूरी तरह से विश्वास था, वही रिश्तों को इस तरह से ठग लेंगे, छल लेंगे, इसका अंदाजा शायद कभी नहीं उसे भी रहा होगा। बहरहाल इस मसले पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ये जो मामले हैं ये कम होंगे, इस पर अपनी राय दे सकते हैं। नंबर है 012025111063 1800180152
इस कार्यक्रम को लेकर आपकी अपनी अगर कोई राय है, आप भी अपनी कोई कहानी हमें देना चाहते हैं जो सबके सामने आए, तो ईमेल हम दिखाने जा रहे हैं। इस ईमेल पर भी आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है aadhiabadi@zmedia.slgroup.com। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। पीड़ित जो मासूम है उसकी आप बीती भी उसी की जुबानी हम सुनेंगे, वो भी हमारे साथ होगी। और जो अब एक तरीके से जो संस्था है बाल सुधार समिति जो उसकी देखरेख कर रही है, उसके सदस्य भी हमारे साथ होंगे। लेकिन नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ विमला बाथम जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विमला जी। विमला जी, ये कहानी अभी आपने देखी, 11 साल की मासूम, जबकि बच्चे 11 साल की उम्र में पढ़ लिख रहे होते हैं, वो उम्र के उस पड़ाव पर होते हैं जिसमें वो आगे तो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसको लेकर समझ नहीं होती है बच्चों में। ये बताइए मुझे, क्योंकि आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो ये केसेस हैं किस तरीके से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? ये आपने जो कहा ना, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मुझे भी हैरानी है। और हमें क्या, हमारे साथ भारतवासी जितने भी हमारी महिलाएं हैं सभी को हैरानी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं सब। लेकिन ये जो घटना है ये बिल्कुल अलग घटना है। इसमें एक बार नहीं 3-3 बार उसका सौदा हुआ है। ये तो हम ये कह सकते हैं कि ये मानवता रहित इंसान की पराकाष्ठा है ये, जिसको मानव मूल्यों में विश्वास नहीं। ऐसा जो भी मामा इसका मुंबोला है या जो भी जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसने सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। बल्कि हम यूं कहेंगे कि जैसे वो इंसान नहीं, एक बिल्कुल मशीन था जिसके अंदर मानवता या इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। पहली बात तो वो उसका रिश्तेदार था। रिश्तेदार ना भी होता, एक इंसानियत के नाते भी एक छोटी सी उम्र की लड़की, 11 साल तो बहुत छोटी उम्र है, खाने खेलने की उम्र होती है, कुछ भी पता नहीं होता इस उम्र में बच्चों को। और उस उम्र में उसे नहीं पता था बच्ची को वो कहाँ जा रही, जैसा अभी आपके संज्ञान में आया। लेकिन अगर उसे मालूम भी होता तब भी यही उसके साथ होता जो हुआ, क्योंकि जो खरीदार या बेचने वाले होते हैं वो उसकी मासूमियत नहीं देखते, वो उसे एक वस्तु समझते हैं और वस्तु समझकर खरीदारी करते हैं। आप बताइए कि अगर आज हम किसवीं सदी में जी रहे हैं, अगर आज भी मानवता का ये रूप हमें देखने को मिलेगा, नंगा नाच देखने को मिलेगा कि इंसान की बोली लगती हो और इंसान एक वस्तु में तब्दील हो जाता हो, तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हम सबके लिए। विमला जी, एक सवाल मैं यहाँ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पूरा एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के जरिए ही इसको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि एक आम आदमी इस मामले में क्या कर पाएगा। लेकिन अगर उनकी पहल की बात करें तो उनकी पहल भी बहुत देर से उठती है। इस मामले को अगर हम देखें तो पुलिस का जो एक कदम उठ जाना चाहिए था मामले के सामने आते ही, वो नहीं उठा था। तो कैसे इस नेक्सस को तोड़ा जाए? इसमें देखिए, इस घटना में खासतौर से इस घटना का जिक्र मैं करूंगी। इसमें एक तो वो मामा था, वो उसको बहला फुसला के ले आया अपने साथ। बच्चे को नहीं मालूम था कि ये हमारे साथ ऐसा करेगा। यहाँ तो इसलिए बच्चा चला आया। कोई जोर जबरदस्ती अगर बच्चे के साथ घर से हुई होती तो शायद वो चिल्लाती या कुछ बताती किसी को, लेकिन वो मामा लाया। हो सकता है कि माता पिता की जानकारी में भी हो ये बात कि मामा ने कहा हो कि मैं इसको काम दिलवाने ले जा रहा हूँ। तो गरीबी बहुत है हमारे देश में अभी कई जगह पर। तो लेकिन ये इस केस में जो हुआ, अब एक बार उसने पैसे लिए मामा ने होंगे, लालच आया, फिर वो लड़की ने विरोध किया हो, लड़की भागी हो उसको वहां से, उस जगह से, फिर उसने दोबारा ऐसी हरकत की, फिर 3 बार ऐसी हरकत की। इत्तेफाक ऐसा रहा कि वो फिर रायपुर पहुंची अपने गृह जनपद में। तो ये मतलब ये तो मैं कहूंगी कि पूरी स्त्री जाति के लिए एक बहुत ही असम्मान की बात और बहुत दुख की, पीड़ा की बात है कि एक स्त्री आज इस जमाने में भी, जहां हम इंटरनेट का जमाना, जहां दुनिया मुट्ठी में है, उस जमाने में भी हम स्त्रियों को खरीद फरोख्त में का अभी धंधा चल रहा है। इस पे मैं आपको एक बात कहूंगी कि इसमें पुलिस प्रशासन, सरकार तो सख्त हो, लेकिन हम सबकी, हमारी महिलाएं इस तरफ बढ़ी हुई हैं जो इस तरह के सामाजिक कार्यों में पूरी तरह अग्रणी रहती हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी लड़कियों को कहीं भी अगर उन्हें मिल जाए तो उनका संरक्षण दे, उन्हें सुरक्षा दे और उनको इन सब फजीहत से या उनके इस उनके प्रति इतनी असंवेदनशील जो चीजें हैं उनको रोकें।
अच्छा विमला जी, एक बात बताइए, ये जो मामला है, बहुत बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि ये कहा जाता है बाहर लड़कियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर घर में ही इस तरह के मामले आते हैं तो कैसे इसको हम समझे, कैसे इन सारी चीजों पे रोक लग पाएगी, कैसे ये जो मामला है ये तो वाकई इस तरीके का मामला है कि खुद के मामा ने ही इस तरह की करतूत को अंजाम दिया है, कैसे हम ये समझाएं या रिश्तों को ये एहसास होना पड़ेगा कि अपनों को इस तरह से क्यों छला जा रहा है, आखिर ये जो सोच है इसको कैसे बदले? देखिए, एक तो अभी सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ कानून है कि 18 साल से पहले नाबालिग बच्चा रहता है, सबसे पहले तो हम जो आस पड़ोस में भी कहीं देखें कि 18 साल से अगर कम उम्र की बच्ची कहीं काम कर रही है तो तुरंत हमें पुलिस में इसकी खबर सूचना देनी चाहिए, और बच्ची का पूरी बच्ची की इंक्वायरी कैसे वो आई, क्या है, वगैरह वगैरह, ये हम सबका फर्ज है, हम सब सामाजिक लोगों का भी। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि अगर बच्ची खुद भी शिकायत कर सकती है इस बात की कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जैसे कभी बच्ची, आपने अभी बताया कि बच्ची के मार पिटाई भी होती थी, उससे काम सारा लिया जाता था, बड़ी मुश्किल से बच्ची वो भाग कर आई है। तो हम ऐसा नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से सामाजिक कार्यकर्ता बच सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए बहुत सख्त कानून, बहुत सख्त प्रशासन को होना पड़ेगा, सरकार को बहुत सख्ती दिखानी पड़ेगी, तभी जाके इस पे थोड़ी बहुत लगाम लगेगी। और ज्यादा लगाम के लिए तो उन कानूनों को इतना ज्यादा सख्त किया जाए, सजा बहुत ज्यादा इसमें की जाए कि जिससे मामा ने ऐसा किया तो मामा को बहुत सख्त सजा दी जाए, ताकि कोई दूसरा देख के उसकी रूह कांप उठे कि इस तरह सजा मिलती है और मैं ऐसा काम ना करूं। आधी आबादी में आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। बात उस चीज की है जिस पर लगाम कैसे लगेगी। मुद्दा यही है कि आखिर जो मासूम बच्चियों की तस्करी हो रही है उस पर कब और कैसे रोक लगेगी। हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़ चुकी हैं रायपुर से मासूम है हमारे साथ, जिनकी कहानी हम लगातार आपको बता रहे हैं, और साथ में हमारे साथ जो अब बाल सुधार समिति है जहां पर ये बच्ची रह रही है उसके अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अमित चौरसिया हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका भी। बिल्कुल जी। मैं सबसे पहले सवाल आपसे करना चाहती हूं कि 11 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र है, ऐसे में क्या कुछ हुआ? सबसे पहले मामा ने आपसे क्या कहा, कैसे वो आपको दिल्ली लेकर आए? मैं ना घर में थी ना तो ना मैं ना ऐसे ना मेरा दीदी बहुत मारती थी, मेरे से बहुत मारती थी, तो मैं गुस्से में घर से निकली थी ना, तो मेरे मामा लोग जा रहे थे। हाँ। तो मैं पूछी कि कहाँ जा रहे हो, तो वो लोग बोले कि हम लोग ना ऐसे घूमने के लिए जा रहे हैं बोल के बताए। हाँ हाँ, फिर कहाँ ले गए आपको? और मेरे को ना नहीं बताई, वो लोग ना मेरे को दिल्ली ले गए। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ? दिल्ली में ना जहाँ पे एजेंट लोग रहते हैं, फिर वहाँ पे बहुत कोई, जैसे 3 लड़के लोग गए थे ना, तो 2 लड़के लोग भी गए थे वहाँ पे। जी, कौन कौन गया था आपके साथ? 2 और लड़कियां भी, वो कौन थी? एक बाहर की लड़की थी और एक लड़की ना मेरे घर के बाजू में रहती है। तो आप तीनों साथ में गए थे? हाँ। और आप तीनों को ही आपके मामा लेकर आए थे? हाँ, लेकर आए थे। अच्छा, जब आप दिल्ली गई, आप बता रही हैं कि एजेंट के पास मामा आपको ले गए, फिर आपको वहां से कहाँ ले जाया गया? मेरे को वहाँ से चंडीगढ़ लेके गए थे। अच्छा, वहाँ पे आपको कहाँ पे रखा गया? चंडीगढ़ में ना एक वहाँ पे। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। विमला जी, अभी आप यहाँ पर बात सुन रही हैं कि हम ये देखें तो कई बार बच्चे ऐसे होते हैं बचपन में कि कोई बात नाराजगी हो जाती है, वो छोटी सी बात में कहते हैं कि हमें नहीं रहना साथ में। क्या कहें कि इन्हीं बातों का फायदा उठाया इनके मामा ने? बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात का फायदा उठाया।
जब इस बच्ची ने, बहन ने मारा पीटा इसको, बहन के पास रहती होगी ये, और बहन ने मारा पीटा इसको, तो ये घर से भागी, और भाग के जब सामने मामा दिख गए तो जाहिर सी बात है कि अपना दिख जाता है तो आदमी उससे, बच्चा खास तौर से अपना रो देता है या अपना दिल का हाल कह देता है। तो मामा ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया और उसने तभी तय कर लिया कि इसको ले जाके मैं दिल्ली में अच्छे दाम में बेचूंगा। एक बात मैं आपसे जरूर श्रोता जी कहूंगी कि ये जो लड़की ने बताया ना, एजेंट वाली बात, जी जी, ये बड़ा जाल फैला हुआ है दिल्ली में, खास तौर से दिल्ली की बात मैं करती हूँ, जाल फैला हुआ है। इन्हें हम ब्यूरो भी कहते हैं, जहां से हम मेड को, जो अच्छे घर हैं, बड़े घर हैं सो कॉल्ड, वो मेड को लेते हैं। अब वो मेड को के साथ क्या व्यवहार करते हैं, उनकी तनख्वाह भी वो लेते हैं कुछ महीनों की, तब कहीं जाके वो उनको भेजते हैं, और उसके बाद वो उनके साथ पहले उससे क्या व्यवहार कर चुके, कैसे कर चुके, और उनको कई बार तो ऐसा होता प्लांट भी कर देते हैं कि भाई तुम ये चोरी करना या इल्जाम लगाना, ऐसे भी किस्से देखने में आए। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए जो ब्यूरो हैं, जो एजेंट हैं, उनके ऊपर सबसे पहले सख्ती करें, उनके ऊपर नकेल कसे, ताकि वो कोई गलत काम ना कर सके। और जब ब्यूरो कोई खोले तो पूरा लाइसेंस हो और उसके पास, और पूरी गवर्नमेंट की तरफ से पूरा उसका जो भी उसकी इंक्वायरी है वो अच्छे से की जाए, सबके फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ हो, ताकि जरा भी अगर कोई इस तरह घटना हो, सबसे पहले ब्यूरो का जो मालिक है उसको सबसे पहले पकड़ा जाए, ताकि वहां से पूरी वारदात खुल सके। आधी आबादी में आज हम खास तौर पे बात कर रहे हैं 11 साल की उस मासूम की जिसे 3 बार बेचा गया। हालांकि इस वक्त वो बाल कल्याण समिति के पास है, खुद हमारे साथ वो मासूम है, और साथ में हमारे साथ हैं अमित चौरसिया, आप अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के रायपुर में, और विमला बाथम जी हमारे साथ नोएडा सामाजिक कार्यकर्ता है। ये भी मैं समझना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि मामा आपको लेकर आए, फिर पहले दिल्ली ले गए, फिर चंडीगढ़ ले गए, चंडीगढ़ से आपको आगे कहां ले जाया गया था? ये बताइए, आपसे ये सवाल मैं कर रही हूं कि आपको चंडीगढ़ के बाद कहां ले जाया गया था? अमित चौरसिया जी, अगर आपके पास आवाज पहुंच रही है तो शायद मेरा सवाल नहीं समझ पा रही हैं। ये आपसे ही मैं ये आग्रह करूंगी कि इनसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ के बाद इनको कहां ले जाया गया? चंडीगढ़ के बाद इस बच्ची को वहां से एक व्यक्ति, जहां पे इस महिला के पास एक बच्ची को छोड़ा गया था चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के वहां पे उस महिला को एक व्यक्ति मिला जो कि रायपुर का हुआ करता था, जो यहाँ साहनी फैमिली है, साहनी फैमिली में वो काम करता था। उसने इस बच्ची को यहाँ पर खरीदा चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से लेकर वह रायपुर आ गया, और उसने यहाँ पर डॉक्टर मानता साहनी को इस बच्ची को सौंप दिया। अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या इस दौरान जो खरीद फरोख्त हुई उसमें जो दिल्ली में बता रहे हैं ये एजेंट थे, वो लोग शामिल थे इस पूरे के पूरे जो खरीद फरोख्त का सिलसिला रहा इसमें? या मामा शामिल था? नेचुरली इसमें जिस तरीके से बच्ची ने जो बयान दिए हमारे समक्ष, न्यायालय के समक्ष, तो उसमें ये बात सामने आई है कि मामा भी एक कथित एजेंट था, चूंकि वो नेपाल का रहने वाला है, दलजीत गोप नामक व्यक्ति है वो, और वो इसके पहले भी कई बच्चों को ले जाकर दिल्ली में बेचता रहा है। तो मात्र 4,000 रुपए में उसे दिल्ली में उसने अपनी एक भांजी को बेच दिया, और इस तरीके से वो इनके साथ 2-3 और बच्चों को ले गया था। तो 4 से 5,000 रुपए में इन बच्चों को बेचा जा रहा है। वहां पर राहुल और ममता नामक दंपति। अच्छा अमित जी, एक सवाल मैं करना चाहती हूँ इस मामले में, जो कि परिवार की ही एक इन्वॉल्वमेंट रही है, कैसे इन इन्वॉल्वमेंट्स को दूर किया जाए, कैसे इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है परिवार की, ये बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ। विमला जी, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा शायद रायपुर से, ये मुझे बताइए कि परिवार की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है कहीं पर भी, और इसमें भी हमें परिवार की भूमिका देखने को मिल रही है। तो रिश्ते ही अगर इस तरह करेंगे तो कैसे बदले समाज? खाली इस केस में नहीं, मैं तो बहुत देखती हूँ कि अपने, अक्सर आप अखबारों में पढ़िए और टीवी में देखिए, सब पता चलता रहता है कि अपने परिवार के लोग ज्यादा शोषण करते हैं बच्चियों का और महिलाओं का, ज्यादा। मतलब एक्चुअली क्या होता है, बाहर वाले समझ ही नहीं पाते इस बात को, और कई बार ऐसा दबाव होता है परिवार का, या बच्ची खुद सहमी होती है कि अपने जो अपने प्रिय हैं उनका नाम नहीं ले पाती है,
बहुत बार ज्यादातर ऐसे ही होता है कि वो सोचती मेरा चाचा मामा या कोई भी रिश्ते का हो जो इसके साथ ये अत्याचार कर रहा है और वो बेचारी नहीं कह पाती। तो यहाँ भी मामा ने उसकी सी बात, और ये तो अभी आपने बताया एस्टैब्लिश फैक्ट है कि वो दलाल है। तो ऐसे दलाल तो वो उनका जमीर बिल्कुल मर जाता है। यहाँ पर यह हुआ कि बच्ची को नहीं पता था कि मामा मेरा सौदा करेगा, बस सिर्फ इतनी बात थी। अच्छा, ऐसा भी नहीं लग रहा विमला जी कि परिवार भी उस तरीके से सजग नहीं रहा? मामा के साथ अगर बेटी चली गई तो बहुत विश्वास कर लिया गया। बिल्कुल नहीं, परिवार ने, बल्कि मैं कहूँ कि इसमें परिवार की भी कहीं कहीं थोड़ी कमियां रही हैं। परिवार को एकदम चौकन्ना होके और मामा से या बहन से जिससे था उसे संपर्क करके और अपनी बच्ची के लिए बराबर उसको वापस लाने के लिए पूरा पुलिस में और सब कहीं बात करनी चाहिए थी। जबकि ऐसा लग रहा है कि परिवार ने पुलिस को कोई संपर्क नहीं किया। ये भी एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि परिवार ने क्यों नहीं पुलिस से संपर्क किया जिसकी बच्ची चली जाए। और एक और मैं आपको चौंकाने वाली बात बताती हूँ कि ये लड़की जहां पर मिली है, एनसीआरबी के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा जो मामले निकल कर आते हैं बच्चियों की तस्करी के, वो छत्तीसगढ़ से ही निकल कर आते हैं। बहरहाल आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ी। आप दोनों खास मेहमानों का भी, अमित चौरसिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आधी आबादी में इस कार्यक्रम को उठाने का मकसद ही यही है कि कैसे रुकेगी मासूमों की तस्करी, आखिर कब तक यूं ही शिकार होते रहेंगे, ये कैसे आवाज उठेगी, कहां से पहल होगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।